So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 21 of पेपर लीक्ड और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने पिछली क्लास में मुझसे सीखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, उसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम सीख रहे होंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल ट्रस्ट करना इस प्रोसेस पे, ये प्रोसेस बहुत आसान है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ गिनी चुनी चीजें ही आती है, जो कि सारी की सारी एक मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो बहुत आसान रहेगा, बहुत ध्यान से एक एक चीज को सुनना, समझना, नोट डाउन करना और फिर इसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। 6 मार्क के क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं। पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि जो सीबीएसई का रुझान है वो इन तरीके के क्वेश्चंस पे, जहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, वैसे क्वेश्चंस में ज्यादा आ रहा है। तो हमें लगता है कि चांसेस इनके बहुत ज्यादा बन जाते हैं किस तरीके का 6 मार्क का क्वेश्चन आना। तो बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझेंगे आज की क्लास में। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो। तो देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता क्या है, पहले वो सीख लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेटा जी मेरे पास जो चीजें आती हैं रिलेटेड टू, जहां पर मैंने पैसा इन्वेस्ट करा। एक कंपनी पैसा कहां इन्वेस्ट करती है? अपनी नॉन करंट एसेट्स में। और वहां पर आप 3 चीजें पढ़ते हो। कौन कौन सी 3 चीजें पढ़ते हो? एक आप पढ़ते हो बेटा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। दूसरी चीज आप पढ़ते हो लॉन्ग टर्म एडवांसेस, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। और एक और चीज पढ़ते हो दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। याद रखने का तरीका होता है, याद रखने का तरीका होता है PAI, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट P, एडवांसेस A, इन्वेस्टमेंट्स I, ठीक है। अब इनके इंक्रीज डिक्रीज से हमें समझ आते हैं कि कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर इंक्रीज इन PPE, कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ, मतलब आपने बेटा क्या किया? खरीदा, मतलब आपने क्या किया? परचेज किया। तो ये क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। नहीं समझे? है ना कि अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो कैश बाहर जाएगा। सिमिलरली इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म एडवांसेस हो, कि आपने लोन ज्यादा दे दिया बाजार में, तब भी कैश का क्या होगा बेटा? आउटफ्लो होगा। इंक्रीज इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, इंक्रीज इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो, तब भी क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। समझे मेरी बात को, कि अगर आपने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका कैश बाहर जाएगा। अगर इन सबका डिक्रीज हो, लाइक मैं कहूं कि डिक्रीज इन PPE, की प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स कम हो गई, मतलब आपने क्या करा? उनको सेल कर दिया, तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। सिमिलरली मैं आपको बोलूं कि डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म एडवांसेस हो, तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। सिमिलरली मैं बोलूं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का डिक्रीज हो, तो भी क्या होगा बेटा जी? कैश का इनफ्लो होगा। समझ आती है बात? साथ ही में आपको और भी ध्यान रखना है कि देखो, जब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो उसके ऊपर आपको कुछ पैसा ब्याज भी मिलेगा, कोई शेयर खरीदिया तो उस पर डिविडेंड भी मिलेगा। तो 3 इनफ्लोज और आते हैं, क्या क्या? रेंट रिसीव्ड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है तो उस पर रेंट मिलेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कि आपको ब्याज मिलेगा अगर आपने कोई डिवेंचर्स इशू, किसी के डिवेंचर्स ले रखे हैं, किसी को लोन दे रखा है तो। और डिविडेंड रिसीव होगा अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो। समझ में आई? तो बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको 9 आइटम्स देखने को मिलने वाली है। 6 इनफ्लो की, कि कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेच दिया, लॉन्ग टर्म एडवांसेस कम हो गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच दी, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। आउटफ्लो के 3 रीजन हो सकते हैं, क्या क्या? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्रीज हो गया, खरीद लिया, लॉन्ग टर्म एडवांसेस इंक्रीज हो गए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स खरीद ली। समझ में आती है बात? तो जल्दी से 9 की 9 आइटम्स को लिख लो, इसके अलावा कोई भी आइटम आपको नहीं मिलेगी। चलो जी, अब देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है बेटा जी कि बिजनेस अपना फाइनेंस कहां से अरेंज कर रहा है,
बिजनेस की फंडिंग कहां से आ रही है, कि बिजनेस के पास पैसे कहां से आ रहे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो फाइनेंस के लिए बिजनेस के पास सोर्सेज होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली डेट और इक्विटी। क्या आते हैं? डेट और इक्विटी। तो हम बोलेंगे इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, है ना। अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई तो मतलब आपने क्या करा, आपने शेयर्स बेच दिए तो आपके पास पैसा रिसीव हुआ, तो ये क्या हुआ? कैश का इनफ्लो हुआ। समझ में आती है बात। इसी तरीके से इंक्रीज इन डिबेंचर्स, चाहे इक्विटी हो चाहे डिबेंचर्स हो चाहे आप डेट लो, तब भी क्या है बेटा? कैश का इनफ्लो। इसी तरीके से आपने किसी बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया तो वो भी आपका आएगा इंक्रीज इन बैंक लोन, या मैं कहूं टर्म लोन, या मैं बोलूं बैंक ओडी, या मैं बोलूं कैश क्रेडिट। ठीक है जी। तो ये सभी भी क्या वजह है? फाइनेंस का रीजन होता है, और ये भी क्या है? मेरे सारे कैश के इनफ्लोज हैं फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आउटफ्लोज क्या होंगे? सोचो इन सबका अपोजिट, कि शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल का इंक्रीज मतलब क्या? इंक्रीज इन शेयर कैपिटल का मतलब होता है इशू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो। ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है? शेयर्स को इशू करने का उल्टा होता है बायबैक ऑफ शेयर्स। क्या होता है? बायबैक ऑफ शेयर्स, कि आपने शेयर्स बायबैक कर लिए तो क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। इसी तरीके से डिबेंचर के इंक्रीज का उल्टा क्या होता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये भी क्या है बेटा जी? कैश का आउटफ्लो है। फिर है बैंक लोन का इंक्रीज, इन सभी का डिक्रीज, तो मैं बोलूंगा डिक्रीज इन बैंक लोन, टर्म लोन, बैंक ओडी, ये सभी क्या है? मेरे कैश के आउटफ्लो है पड़े। समझ में आई आपको मेरी बात? तो वो सभी क्या है? इनफ्लो, ये क्या है? आउटफ्लो। अब एक और चीज सोचो, अगर आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं तो शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो तीन चीजें और आती है, क्या? डिविडेंड पेड। ठीक है। इसी तरीके से डिबेंचर्स के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा बेटा? इंटरेस्ट, तो आप कहोगे इंटरेस्ट पेड। एक और चीज आती है दैट इज फाइनेंस कॉस्ट। क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट, की मतलब आपके बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे शेयर इशू एक्सपेंसेस, इन सिक्योरिटीज को इशू करते वक्त जो खर्चा होता है वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का क्या है? कैश का आउटफ्लो है। इन सभी की वजह से क्या हो रहा है? मेरा कैश का आउटफ्लो हो रहा है। समझ आई? तो ये गिनती की चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ये गिनती की चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो हमें कुल मिला के समझ आया कि जब बात की जा रही होती है नॉन करंट एसेट्स की तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर आते हैं गेम में, और जब बात की जाती है इक्विटी और डेट की तो हम गेम में लेकर आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। समझ में मेरी बात? चलो जी, जल्दी से क्या करना है अपने को? नोट डाउन कर लेना है। जल्दी से क्या करना है अपने को? नोट डाउन कर लेना है, एक एक चीज को लिख लीजिए। चलो अगला देखें, क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाना जरूर आएगा। लास्ट क्लास में भी हमने सीखा था, आज की क्लास में दोबारा सीखेंगे। और आज हम दोनों तरीके के अकाउंट बनाने सीखेंगे, कि विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी और विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। तो आराम से मेरे साथ साथ चीजों को नोट डाउन करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन 6 मार्कर जो सीबीएसई ने पूछा, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, गुडविल दे रखा है, इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है, पेटेंट्स दे रखे हैं। ठीक है सर, जो जो भी दे रखा है, सबसे पहला काम होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड किया जाए। कहता है अ मशीन कॉस्टिंग 60,000, एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 60,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन रुपीज 18,000, जिस पे डेप्रिसिएशन था 18,000 का, वो सोल्ड फॉर रुपीज 48,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 60,000। ये क्वेश्चन किस चीज का है? विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपको ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिख भी नहीं रहा। दूसरा तरीका होता है ये सर्च करने का, कि आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर की वैल्यू दे रखी होगी। आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर की वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन में बनेगा एक ही खाता, मशीनरी अकाउंट। पहले मैं आपको मशीनरी अकाउंट सिखाता हूं आराम से, बहुत ध्यान से देखना। पहली चीज बेटा आपको समझ आनी चाहिए कि सर ये विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की। ठीक है जी, चलो
हम बनाते हैं, ये बना मेरा मशीनरी अकाउंट। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ही नहीं तो एक ही खाता बनेगा, दैट इज फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो मशीनरी का जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस मेरे पास देखने को मिलेगा आपको। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग है 8 लाख। ओपनिंग बैलेंस को आप लिखते हो टू बैलेंस बीडी, कितना लिखोगे 6 लाख। क्लोजिंग बैलेंस को आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, कितना लिखोगे 8 लाख। क्लियर है जी, हमने लिख दिया ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को, हमने लिख दिया 6 लाख और 8 लाख। अब देखो क्या कहता है, अब कहते हैं अब मशीन कॉस्टिंग 60,000 की, जो भी कहानी थी सारी कहानी को छोड़ दो, एक बार 3 काम करने होते हैं। विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी 3 काम करने होते हैं, विदाउट में भी 3 करने होते हैं। पहले विदाउट के 3 अच्छे से याद रखने हैं। देखो पहला काम आपको करना होता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ड्यूरिंग द ईयर वाली डेप्रिसिएशन है वो प्रोवाइड की जाए। दूसरे नंबर पे सेल कर दो, तीसरे नंबर पे गेन लॉस लिख दो, बस। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन होता है तो सिर्फ पहला पॉइंट चेंज होता है, दूसरा तीसरा बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो पहले क्या करूं, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। इस मशीनरी पे पूरे साल का कितना डेप्रिसिएशन लगा जल्दी से बताइए। मुझे क्वेश्चन ने बता रखा है कि सर ये देखो, अब मशीन कॉस्टिंग 60,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 18,000, वो सोल्ड फॉर 48,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000। मैंने क्या कहा, कौन सा डेप्रिसिएशन देखना है आपको, जो चार्ज ड्यूरिंग द ईयर हो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, जो पूरे साल का पूरी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है वो आपको देखना है। तो हम वो देखते हैं, हमें दिखता है वो कितना है 60,000 है। तो आप लिखोगे मशीनरी की क्रेडिट में बाय, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन कम होती है बेटा, 60,000। समझ में आई। दूसरी बात क्या लिखनी है, सर सेल की, हमने बेची कितने की, लिखेंगे वो हम कैसे लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेची जल्दी बताइए। सर क्वेश्चन ने कहा है कि फर्स्ट सोल्ड फॉर 48,000, ठीक है सर 48,000 की बिकी, घाटा नफा जो हुआ वो भी निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। कहते हैं मशीन कॉस्टिंग 60,000 थी, कितने की 60,000 की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 18,000, और इस पे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, चीज थी कितने की बेटा 60,000 की, आज तक का डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है बेटा 18,000। जल्दी से बोलो, चीज थी कितने की 60,000 की, आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 18,000। आज की डेट में इस मशीन की वैल्यू कितनी हुई 42,000, हाँ के ना। ये क्या हुई बुक वैल्यू। सेल वैल्यू क्या है, बेची कितने में है आपने 48,000। समझ में आ रही है बात, बेची कितने में आपने 48,000 में। मशीनरी की कॉस्ट थी 60,000, आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 12,000, और वो आपने बेची कितने की है 48,000 की, तो डेप्रिसिएशन लग चुका है 18,000, है ना। तो वैल्यू क्या बनी 42, बेची कितने की 48 की। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जल्दी बताओ। सर गेन हुआ। गेन कहां जाता है, गेन जाता है डेबिट में और लॉस आता है क्रेडिट में। तो आप यहां पर लिखोगे डेबिट साइड में टू गेन ऑन सेल, कितना है सर, कितना है सर 6,000 का गेन हुआ है। समझ में आई मेरी बात। कंप्लीट हुआ अकाउंट, बस 3 काम करने हैं, अब आप टोटल कर सकते हो। तो ये है 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख 8,000। इधर भी टोटल करेंगे तो यह है मेरे पास 9 लाख 8,000, और यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस, सॉरी नॉट बैलेंस, टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी। बैलेंसिंग फिगर क्या होता है मेरा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी। तो 9,08,000, 9,08,000 में से 6,06,000 घटाओगे तो 9,08,000 में से 6 गए तो 9,02,000, 9,02,000 में से 6 लाख गए तो 3 लाख, तो 3,02,000। ये हुआ परचेस, ये हुआ बेटा सेल, है ना, क्योंकि बाय बैंक अकाउंट ये आपने बेचा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 ही चीजें चाहिए होती है, कितने का खरीदा कितने का बेचा। डेप्रिसिएशन का भी यूज करते हो, याद करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, गेन ऑन सेल का भी यूज करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, इन्वेस्टिंग में 2 ही चीजों का काम आएगा। अब हम निकालते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको यहां पे साइड में रख देते हैं अपन। ठीक है, यहां पर हम बनाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
इसकी स्टेटमेंट बनाओगे आप छोटी सी, ऐसी स्टेटमेंट बन जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं होती, ये स्टेटमेंट बन गई। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। हम सारी चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले जो हमने खाता बनाया उसकी चीजों को देखते हैं कि सर मशीनरी बेची है 48,000 की, खरीदी है 3,02,000 की, तो हम लिखते हैं परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितने का, 3,02,000। अगर मशीन खरीदोगे तो कैश कम होगा तो बढ़ेगा, सर कम होगा तो माइनस में लिखा। अब एक बात बताओ, जब आपने मशीन बेची तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा आएगा। अगला लिखो सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन 48,000 रुपीज आएगा। समझ आती है, ये दोनों चीजें हो गई है। अब यहां पे आ जाते हैं, कहते हैं 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स साल की शुरुआत में थी 4.5 लाख की, एंड में है 2,50,000 की। तो मतलब आपने सेल करी है, बाय करी है, पहले ज्यादा थी अब कम है, तो आपने सेल करी है, तो आपने करा है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। 4.5 लाख वाली 2.5 लाख की हो गई, तो आपके पास कितना आया, 2 लाख आया। ध्यान जरूर रखने की आपको यहाँ पर 10% दिया गया है, तो आपको ये ब्याज भी रिसीव होना चाहिए। ब्याज के लिए आप चेक करोगे कि अदर इंफॉर्मेशन में कुछ बोला कि नहीं बोला, बोल रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 45,000। ठीक है, आप इसको टिक कर दो, आप इसको भी टिक कर दो। इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको 45,000, तो आप लिख दो इंटरेस्ट रिसीव्ड 45,000। ठीक है, जितना इंटरेस्ट क्वेश्चन ने बोला उतना लिख दोगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं 10% निकाल लेता पिछले साल वाले बैलेंस के, ओपनिंग बैलेंस के 4.5 लाख का 10%, तब भी 45,000 ही आता। ठीक है जी, गुडविल को देखते हैं। कहते हैं गुडविल जो है 2023 में थी 1 लाख की, अब है 1,40,000 की। तो मतलब आपने 40,000 की और खरीदी होगी। गुडविल से रिलेटेड नीचे कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो आप लिखोगे गुडविल, गुडविल बॉट कितने की बेटा, 40,000 की। खरीदी है तो क्या होगा राजे, माइनस होगा, है ना। चलो ये भी हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया। इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। कितनी साल की शुरुआत में की थी सर, 5 लाख की थी बैलेंस था, और अब है 14 लाख का। तो हमने इस दौरान कितनी करी, 9 लाख की इन्वेस्टमेंट्स करी है। इस दौरान कितनी इन्वेस्टमेंट करी है हमने, 9 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स करी है। तो हमारा कैश रिड्यूस होगा। हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स इन पिनेकल लिमिटेड, पिनेकल लिमिटेड कितनी, 9 लाख रुपीज। तो 9 लाख रुपीज आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है जी, इसके रिलेटेड कुछ बोला उसने, डिविडेंड रिसीव्ड, कहता डिविडेंड मिला आपको 40,000 का, तो चलो अच्छी बात है। रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन सबको तो हमें जोड़ना होता है। तो डिविडेंड रिसीव्ड कितना है मेरे पास, 40,000। इसको मैं ऐड कर देता हूं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, पेटेंट से साल की शुरुआत में 1.5 लाख के एंड में है 0, तो मतलब आपने सारे के सारे बेच दिए। कहते हैं कि देवर सोल्ड एट बुक वैल्यू, ठीक है, मतलब 1.5 लाख वाले 1.5 लाख में ही बेचे आपने। तो हम कहेंगे पेटेंट्स सोल्ड, पेटेंट्स सोल्ड कितने के बेटा, 1.5 लाख के, तो आपको क्या हुआ, 1,50,000 रिसीव हो गया। समझ में आई मेरी बात। तो बस यही सारा काम हुआ। इस सब का टोटल आप निकाल दोगे, इस सब का टोटल आप निकाल दोगे, और वो आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, या फिर कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर माइनस में आया तो कैश यूज्ड, अगर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो। ठीक है, चलो देखो लिखे, हमारे पास है -3,02,000 प्लस 48,000 प्लस 2 लाख प्लस 45,000 -40,000 -9 लाख प्लस 40,000 प्लस 1,50,000। तो यह है मेरे पास -7,59,000। इज इट करेक्ट? आई डोंट थिंक। एक बार दोबारा से देखें, -3,02,000 प्लस 48 प्लस 2 प्लस 45 -40 -9 प्लस 40 प्लस 1,50,000। ठीक है, तो 7,59,000 माइनस का बैलेंस आया, तो आप इसे क्या बोलोगे बेटा, कैश
यूज्ड, हम कहेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ में आई अच्छे से आपको बात? किस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमने फ्रेम करा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमें करने में ही, हमारी क्लासेस 20 मिनट की है, जिससे पहले 5-7 मिनट में तुम्हें समझा रहा था, तो हमें करने में ही 12-13 मिनट लगे हैं। यहाँ पर सोचो तो आप तो कितनी जल्दी कर सकते हो ना पेपर में, तो बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, आराम से एक एक चीज को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज हम 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं इसी तरीके के, शानदार शानदार। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पहले छींक आ गई, हे भगवान अच्छा से करवा देना। अरे कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, एंड में जाकर देखते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दो चीजें निकालनी है। समझ आए, दो चीजें निकालनी है। फिर हम देखते हैं कि सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बात बोली गई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन ₹50,000 वो सोल्ड फॉर 6.5 लाख। तो बेसिकली कोई मशीन थी, उसको आपने खरीद बेच लिया, ठीक है। तो अब देखो मशीनरी कहां पर है, मशीनरी कहां पर है, ये रही प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका तो बेटा क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन करने की सेंस क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन रीड करो और देखो मशीनरी के बारे में कुछ बोल रखा है, तो उसका खाता बनाओगे, आप बनाओगे। ठीक है, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2024। उसने बता दिया कि डिबेंचर्स अगर रिडीम हुए होंगे कहीं ना कहीं, तो वो इस तारीख को हुए हैं, हम उनका ध्यान रख लेंगे। ठीक है, डिबेंचर्स के ऊपर एक बार आप डॉट लगा दो, ये सॉर्टेड है। चलो, अब क्या करना है, आपको सारी की सारी बैलेंस शीट को रीड आउट करना है, एक एक चीज के सामने लिख लेना है कि आपको कहां पर जाना है, कहां पर नहीं जाना। जिसके आगे भी आपको नोट नंबर दिखेगा उसको टिक करके इग्नोर कर देना। ठीक है, पहली चीज को देखते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल साल की शुरुआत में थी 10 लाख की, अब है 12 लाख की। तो मतलब आपने 2 लाख के शेयर्स क्या करे होंगे, इशू करे होंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस की आइटम है। बात समझते हो कि आपने क्या करा होगा, 2 लाख के शेयर्स इशू करे होंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में प्लस की आइटम। रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 1 है, इग्नोर कर दिया सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 है, इग्नोर कर दिया सर। ट्रेड पेबल्स का कोई काम नहीं होता इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, क्योंकि ट्रेड पेबल्स का इंक्रीज डिक्रीज वर्किंग कैपिटल चेंजेस की कहानी होती है, जिनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं। तो आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को टिक कर दो, गोला मार दो, क्योंकि नोट दे रखा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट दे रखा है, चिल है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कोई नोट नहीं है। साल की शुरुआत में थी 4 लाख की, अब है बेटा 3 लाख की। इसका मतलब क्या करा तुमने, साल की शुरुआत में 4 लाख की थी, अब 3 लाख की, मतलब तुमने बेच दिया। अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा तो क्या कैश आया, किसकी वजह से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से। करंट एसेट्स का आपको कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये जो चेंज इन करंट एसेट्स होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती हैं, यहां नहीं आती, तो आप यहाँ पर चल रहिएगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस में पता चलता है प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, जिसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई काम नहीं होता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम होता है। बाय बाय। 10% डिबेंचर्स का जरूर काम है, साल की शुरुआत में थे 10 लाख के, अब है 6 लाख के। तो इसका मतलब आपने रिडीम कर दिया है डिबेंचर, रिडीम कर दिया। डिबेंचर्स होते हैं बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो माइनस करोगे फाइनेंसिंग में से। साथ ही आपको ये 10% जरूर देखना है कि 10% ब्याज भी है, तो डिबेंचर्स पे 10% ब्याज लगेगा। 10 लाख पे लगेगा या 6 लाख पे लगेगा, सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन ने बोला कि डिबेंचर्स को रिडीम किया गया 31 मार्च 2024 को, मतलब साल के एंड में आपने पैसे वापस करे हैं। तो पूरा साल यूज कितने करे बेटा आपने, 10 के 10 लाख यूज करे। ब्याज किस पे दोगे, 10 लाख पे दोगे। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख, तो माइनस इंटरेस्ट। ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होगा। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से यहाँ पर दो चीजें होंगी, एक तो 4 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करें, और माइनस होगा इंटरेस्ट पेड, जो कि आपने इन्हीं डिबेंचर्स पे पे किया। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई काम नहीं होता, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में काम होता है, आप चिल करिएगा। प्लांट मशीनरी का खाता हम बना देते हैं। तो बेसिकली पूरी बैलेंस शीट में से काम की चीज 1, 2 और 3, बस 3 ही मिली, और एक हमें क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, सिंपल। ठीक है जी, चलो देखो अकाउंट कैसे बनेगा। चलो जल्दी से अकाउंट बना देते हैं, अकाउंट बना देते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, यही बनाते हैं अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट भी बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि दोनों चीजें हमें दे रखी है, क्योंकि दोनों चीजें हमें दे रखी है। तो ये हुआ मशीनरी अकाउंट का स्पेस।
ये हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का स्पेस। तो यहां बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट, यहां हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, चलो चीजों को देखते हैं। तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 8 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अरे भाई पहले बैलेंसेस तो लिखो, ये रहे बैलेंसेस। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 16 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 21,50,000। ओपनिंग बैलेंस 16 लाख, ओपनिंग बैलेंस 16 लाख, तो आप लिखोगे टू बैलेंस बीटी कितना है 16 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है 21,50,000, तो आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 21,50,000। ठीक है जी, तो 16 लाख और 21,50,000 लिखा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2,50,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, यहां लिखोगे आप बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 2,50,000। ठीक है, हमने दोनों लिखे, हमने दोनों लिखे, शाबाश। अब देखते हैं क्या खरीद बेच हुई। जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तो 3 काम करने होते हैं। पहला काम ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। ठीक है, जो आपने मशीनरी बेची उसके ऊपर जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे आप ट्रांसफर करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी के अकाउंट में। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा तीसरा बिल्कुल सेम। दूसरे में बेटा सेल कर दो, तीसरे में बेटा गेन लॉस निकाल दो। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। चलो जी, पहला काम है डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करना जो मशीनरी बेची है उस पे। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग, जिसकी कीमत थी 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 50,000 का, वाज सोल्ड फॉर दिस। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 50,000। ये आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर कैसे करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की डेबिट में लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट 50,000। ठीक है, मशीनरी की क्रेडिट में लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 50,000। क्लियर है? चलो अगला काम हमें क्या करना होता है, हमने ये लिख दिया, ट्रांसफर कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दूसरा काम क्या करोगे आप? बेचोगे। बेचोगे है ना, बेचना की बेची कितने की आपने? 6.5 लाख की। तो आपके पास पैसा आएगा, है ना, पैसा आएगा और मशीन कम होगी, तो मशीनरी की क्रेडिट में लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट। मशीनरी की क्रेडिट में लिख दोगे आप बाय बैंक अकाउंट। कितना आएगा? 6.5 लाख, 6.5 लाख। ठीक है जी, अगला काम आपको करना है, गेन लॉस निकालना है। 8 लाख की चीज थी, 50,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो मतलब कितने की चीज बची? 7.5 लाख की। बेची कितने की आपने? 6.5 लाख की। तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर 7.5 लाख वाली चीज 6.5 लाख की बेच ली, तो लॉस हुआ कितने का? 1 लाख का। तो लॉस कहां पर आएगा आपका? मशीनरी की डेबिट में, टू लॉस ऑन सेल। कितना आएगा? 1 लाख। क्लियर है? बस इतना ही काम, 3 काम हो गए। अब बैलेंसेस निकालो। चलो जी, इसका बैलेंस निकालते हैं और इसका बैलेंस निकालते हैं। इसका बैलेंस आएगा 6 और 7 लाख, 21,50,000 और 7 कितना हुआ? कितना हुआ? 28,50,000। हाँ के ना? अरे अरे सॉरी यार, लॉस यहां कैसे लिख दिया? लॉस बेटा, लॉस मशीनरी की क्रेडिट में आता है, लॉस मशीनरी की क्रेडिट में आता है, लॉस मशीनरी की क्रेडिट में आता है। पता नहीं कौन से नशे में लिख दिया मैंने। लॉस कहाँ आता है? मशीनरी की क्रेडिट में आता है। तो आप लिखोगे बाय लॉस ऑन सेल 1 लाख। ठीक है, कितना बना अब? पहले 28,50 बन रहा था, 29,50 बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो 29,50,000। तो यहां भी बनेगा 29,50,000। 29,50 में से 16 लाख गए तो सर 13 लाख, 13,50,000 है ना। तो टू बैंक अकाउंट परचेज कितना? 13,50,000। ठीक है जी,
ये बैंक अकाउंट क्या है? सेल। समझते हो? ये खत्म हुआ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? ये आया 3 लाख, ये आया 3 लाख, 3 लाख में से ये 3 लाख, 3 लाख में से 1 लाख गया तो कितना बचा बेटा? 2 लाख। इसे आप क्या बोलोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आया? 2 लाख। समझ में आई पूरी कहानी? ठीक है, पूरी कहानी समझ में आई? शाबाश। अब अपने को क्या करना है? एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो दो दो छोटे छोटे से कॉलम और बनाएंगे। ये बनाया हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए, और ये हम बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। ये इन्वेस्टिंग के लिए और ये फाइनेंसिंग के लिए। चीजों को ढूंढे कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। पहले मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से उठाते हैं चीजों को। तो यहां पर मुझे दिखता है, तो यहां पर मुझे दिखता है कि देखो, जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है, ट्रांसफर एंट्री कहीं नहीं जाती, ध्यान रखना, ये कहीं नहीं जाती। बीडीसीडी कहीं नहीं जाते, बीडीसीडी कहीं नहीं जाते। बैंक अकाउंट सेल इन्वेस्टिंग में जाएगा, बैंक अकाउंट परचेज इन्वेस्टिंग में जाएगा। सॉर्टेड है, और तो कुछ नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग में जाता है, भाग जा। डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में जाता है, भाग जा। वो बनाएंगे रे हम। तो ये बनाते हैं जल्दी से। परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितने की मशीन परचेज करी? 13.5 लाख की, 13.5 लाख की। ठीक है, माइनस में सेल ऑफ मशीन, पैसा आएगा। कितने की सेल करी? 6.5 लाख की। क्या है? पैसा आ गया। क्लियर है? अब वापिस चलो, यहां पर ढूंढो क्या राम कहानी है, क्या कहानी है, क्या कहानी है। यहां पर कहता है कि शेयर कैपिटल साल के शुरुआत में 10 लाख, साल के एंड में 12 लाख, 2 लाख अपने शेयर्स इशू करे, फाइनेंसिंग में प्लस कर दोगे। तो फाइनेंसिंग की एक्टिविटी में प्लस में लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। सीधा इशू ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे ज्यादा अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा? इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख, पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है ना, है ना? पता भी है तुम्हें प्रोसीड का मतलब? तो ठीक है, हो गया। आ गया ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सर 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, अब 3 की बच गई, तो आपने 1 लाख की बेच दी, 1 लाख आपके पास आ गया, तो प्लस में लिखोगे सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कितना आया? 1 लाख। क्लियर है? चलो, इधर कुछ बचा, इधर कुछ बचा सर। यस, फाइनेंसिंग में 2 चीजें माइनस करनी है। एक आपको माइनस करना है 4 लाख के जो डिबेंचर्स आपने रिडीम करे, और जो 10% का ब्याज है 10 लाख पे, दैट इज 1 लाख। 1 लाख का ब्याज और 4 लाख के डिवेंचर्स। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स कितने रिडीम करे हमने? 4 लाख के करे। तो 4 लाख क्या करोगे आप राजे? माइनस करोगे। और आपने क्या करा? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। कितना इंटरेस्ट पे करा आपने? 40,000 का। समझ में आई बात? खत्म है, बस इतनी ही कहानी थी। चलो, तो हमारे पास आया, हमारे पास आया 6.5 और 7.5, तो 13.5 लाख माइनस का प्लस 7.5 लाख प्लस का, तो 6 लाख आया। 6 लाख क्या आया बेटा? नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इधर देखो क्या आया? 440 माइनस प्लस 2, तो 2,40,000 माइनस का आया। तो आप क्या कहोगे? नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक कमेंट सेक्शन में एक चीज बताना सोचकर कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस आना कैश फ्लो क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है? सोचो। और सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी माइनस में आना आंसर अच्छी बात है या बुरी बात है? तो ध्यान से इसको थोड़ा सोचना और आपके जो मन में आंसर आता हो वो लिखना।
ठीक है, फिर मेरे को जो सबसे अच्छा आंसर लगेगा मैं उसको पक्का पिन करूंगा, 100% उसको पिन करूंगा। अच्छे से सोच के लिखना और अपना पूरा मुझे बताना कि क्यों ऐसा लगता है, कि व्हाई डू यू थिंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव बैलेंस अच्छा है या बुरा है, तो क्यों है, ये भी अच्छा है या बुरा है तो क्यों है, ठीक है, जरूर जरूर बताना। चलो बेटा, समझ आ गया आई थिंक पूरा क्वेश्चन, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो जी, एक और सवाल देखें, एक और सवाल देखें, बिल्कुल 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 सिमिलर आसान क्वेश्चन है, करते हैं साथ में। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों अलग अलग देती है। जल्दी से क्वेश्चन को करेंगे, 5 मिनट में क्वेश्चन को करेंगे, करेंगे करेंगे। तो कहते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है, दे रखा है मशीनरी का बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस, और बात कर रखी है इसी के बारे में। तो अपने को दो खाते बनाने हैं, कौन कौन से, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ के ना, ज्यादा गंदे बनाएंगे, ठीक लग रहे हैं। तो मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 3,80,000। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख, क्लोजिंग दे रखा है 3,80,000। हाँ के ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 45,000, क्लोजिंग दे रखा है 62,000। 45,000, 62,000। समझे, ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि ज्यादा लिखना ना पड़े और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलो अगला देखो, कहते हैं मशीन कॉस्टिंग 50,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 20,000, जिसपे आज तक 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। हमने कहा ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है। पहला काम क्या करोगे, जो मशीन बेची है उसके ऊपर आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है उसे आप ट्रांसफर करोगे। कर दे ट्रांसफर, कितना लग चुका है बेटा, 50,000 की मशीन है, आज तक 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करो। यहां आपकी डेबिट में लिखते हो, नाम लिखते हो टू मशीन, आगे ना, और मशीन की क्रेडिट में लिखते हो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000। ठीक, फिर 10% के प्रॉफिट में बेची, 50,000 की चीज थी, 20,000 का आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, बची कितने की, 30,000 की। 30,000 वाली चीज बेच दी मैंने 10% के प्रॉफिट पे, तो कितने की बेची सर, 33,000 की बेच दी। तो बाय बैंक अकाउंट 33,000, और गेन हुआ है ना, 3,000 के प्रॉफिट पे बेची, तो टू गेन 3,000। आई बात समझ, लो जी बैलेंस खत्म करें। देखो ये बना 3,80 और 20, 4,33,000, 4,33,000, 4,33,000 में से 3,000 गए तो बचा 4,30, 4,30 में से 3 लाख गए तो बचा 1,30,000। 1,30,000 क्या है बेटा, टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीन, और ये क्या है, सेल ऑफ मशीन। समझ गए, समझ गए, यही दो चीजें चाहिए होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डेप्रिसिएशन निकालो ना निकालो थारी इच्छा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 62 और ये 62, सॉरी 82, 82 में से 45 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन जो भी आएगा लिख देना, पेपर में ऐसा मत करके आ जाना, ठीक है, पेपर में ऐसा मत करके आ जाना। आइए जी, अब देखो सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या क्या हुआ, बस ये दो खाते थे, इसी में हमें पता चला कि हमने खरीदी है मशीन 1,30 की और बेची है 33,000 की, बस। तो लिखोगे परचेज ऑफ मशीन 1,30,000 माइनस का सेल ऑफ मशीन कितना है 33,000 प्लस का, तो, तो कितना आया 97,000 माइनस का, इसे आप क्या बोलते हो, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हो, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ में आई बात, ठीक है जी। चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहीं पे करवा दूं। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल साल की शुरुआत में थी बेटा 8 लाख की, अब कितनी है 12 लाख की, तो इसका मतलब क्या किया,
4 लाख का इशू करा, तो 4 लाख प्लस के 11% डिबेंचर्स साल की शुरुआत में थे 4 लाख के, अब है 3 लाख के, तो इसका मतलब आपने क्या करा, रिडीम कर दिया 1 लाख का, तो आप क्या करोगे, -1 लाख। क्लियर है कि हमने वापसी कर दी है। ब्याज का देख लेना भैया, ब्याज की जरूरत पड़ सकती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ना बताया हो तो। सिक्योरिटी प्रीमियम साल की शुरुआत में था 1 लाख, अब है 1,40,000, तो इसका मतलब आपने जो शेयर्स इशू करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं, है ना, कि साल की शुरुआत में प्रीमियम का बैलेंस था 1 लाख, अब है 1,40,000, तो मतलब आपने जो शेयर्स इशू करे हैं वो प्रीमियम पे करे हैं और उसका 40,000 प्रीमियम आया है, तो ये भी ऐड कर दोगे कि प्लस 40,000 प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स। समझ गए। और क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स बता ही दिया, इंटरेस्ट कितना है 40,000, हमें कैलकुलेट करना ही नहीं, तो 40,000 का हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे करा। लो 4 ही आइटम्स, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताओ 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 40-40 कैंसिल हो गए, तो आंसर आया 3 लाख। क्या हुआ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, मानते होगे, मानते होगे, 5 मिनट में करा दिया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, बहुत अच्छे से कवर, 3 सवाल करे 6-6 नंबर के, देखो, और आप देख पा रहे होगे कि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है चीजों को करने में, जल्दी हो जाती है अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो। चलो एक प्यारा सा एमसीक्यू, एक प्यारा सा एमसीक्यू, एक नहीं है 3 है। चलो इसमें मुझे नया कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसीलिए मैंने लेकर आया हूं, इसीलिए मैं इन्हें लेकर आया हूं। पहले का आंसर देखो कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताता, आप बताओगे, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। अगला देखो, कहते हैं पर्टिकुलर से प्रोविजन फॉर टैक्स का ईयर स्टार्टिंग का बैलेंस और ईयर एंडिंग का बैलेंस, तो आपको क्या करना है, दोनों के बैलेंसेस। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट सिखा रहा हूं मैं आपको बेसिकली, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट देखना ध्यान से कैसे बनता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको क्या कर रखा है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स का ईयर बिगिनिंग, ईयर इधर बिगिनिंग इधर है, ध्यान रखना कि साल कौन सा पहले दिया हुआ है, बिगिनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको, और साल के बीच में कहता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000, तो अब कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर निकालो, मतलब कि उसने कहा व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की पहली चीज निकालते हैं तो कहता है द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स कितना ऐड करोगे, वहां पे आप ऐड करते हो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल कितना बनाया। अगर तो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो और सिर्फ ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए गए हो, तब हम इन्हीं का यूज कर लेते हैं, तब हम इस बैलेंस को तो बोल देते हैं टैक्स पेड और इसको बोल देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, लेकिन अगर तीसरी इंफॉर्मेशन दी गई हो तब आपको इसको खाता बनाना पड़ेगा, और वो खाता कैसे बनता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो खाते में आप क्या लिखते हो, स्टार्टिंग में आप लिखते हो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो इसका क्रेडिट का होता है, तो आप लिखते हो बाय बैलेंस बीडी, कितना है बेटा 10,000। इधर आप लिखते हो टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना 25,000 का। ठीक है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ध्यान रखना कि 4 ही चीजें आती है बीडीसीडी, और इधर आता है टैक्स पेड, इसे आप लिखते हो टू बैंक अकाउंट टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ब्रैकेट में टैक्स पेड, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 ही चीजों की जरूरत है, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर और टैक्स पेड। अगर मुझे टैक्स पेड दे रखा है तो मैं यहां लिख दूंगा कितना है बेटा सर 15,000, और ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा इसका नाम होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट तुमसे नहीं पूछते वैसे, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिकली ये होता है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, जो इस साल आपने बनाया है। कितना बनाया है देखो, 25 और 15 कितना आया 40,000, 40,000 माइनस 10,000 कितना हुआ बेटा 30,000, तो ये आ जाएगा 30,000 जो प्रोविजन फॉर टैक्स आपने बनाया है। तो इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना हुआ राजे 30,000। इस अकाउंट को बहुत ध्यान से सीखो कि इन केस सिर्फ ये 2 इंफॉर्मेशन हो और कुछ ना दे रखा हो तो हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स तो हुआ 25,000 और टैक्स पेड हुआ 10,000, लेकिन जैसे ही तीसरी इंफॉर्मेशन आई, अगर टैक्स पेड दिया है तो इधर लिख दोगे, या कई बार ये दिया होता है ये निकालना होता है, ये लिखते ही आपका बैलेंस फिगर ये आ गया,
या किसी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको ये दे रखा होगा और ये आप निकाल दो एज अ बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लो। इस एक क्वेश्चन को 2 बार देखो, सारी चीजों को रीड करो, समझ आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी आपका कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे मुझे। ये मेरे को सिखाना था, मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब मिलेंगे कल। बस खत्म है पूरा सिलेबस लगभग। अब सिर्फ हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ही रह गए हैं क्वेश्चंस। तो एक दिन वो करेंगे, एक दिन वो करेंगे, या देखता हूँ दोनों क्लब कर दूंगा, है ना, है ना, है ना, है ना। ठीक है, आई ट्राई की दोनों एक ही दिन में हो जाए, या तो कल या फिर परसों। हमारी पेपर लीक सीरीज खत्म हो जाएगी अकाउंटेंसी के लिए, इको बिजनेस की भी चल रही है, क्योंकि वहां पर ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत है, क्योंकि मैम को दोनों सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, तो वो चलती रहेगी। अकाउंटेंसी की कल या परसों तक अच्छे से खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं कल कॉमन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में, इसको अच्छे से तब तक कवर कर लीजिएगा। बाय बाय।